तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर आव्यूह। ठीक है, तो आव्यूह क्या होता है सबसे पहले हम ये जानें। आव्यूह क्या होता है? हमारे पास जो भी आंकड़े होते हैं, डाटा होता है, उनका आयताकार समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो आव्यूह हमारे पास करो, आव्यूह हमारे पास हो गए आंकड़ों का आयताकार समूह। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास हो गया इस तरीके से इसका नोटेशन होता है, इस तरीके से आयत जैसा बना देते हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, आंकड़े कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसको हम क्या बोले? आगे बोले। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास उदाहरण हो सकता है, ये भी एक आयत हो सकता है हमारे पास। इसमें हमने लिख दिया 1 2 3 भी लिख सकते हैं, अगर 4 जितने मर्जी लिखना चाहो। ठीक है, और हमारे पास उदाहरण है, जैसे ऐसे भी हम बना सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी, ये भी हमारे पास एक उदाहरण है। और ऐसा भी बना सकते हैं 1 2 4 5 3 0 -1 2 1, ये भी अभी बन सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी है आयताकार आंकड़ों का जो ये संग्रह है, इसको हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है जी, और भी चीज़ें होती हैं आव्यूह में, अब वो देखते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला उदाहरण अगर हम लें तो इसके अंदर ये जो इस तरीके से होती है, ये ऐसे होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम पंक्ति बोलते हैं, पंक्ति। ठीक है जी, और ये जो ऐसे होती है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऐसे जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। ठीक है, अंग्रेजी में कॉलम, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रो। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, तो अवयव होते हैं। तो एक चीज और होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोटि, अवयव की कोटि। अवयव कोटि क्या होती है? जितने भी इसके अंदर पंक्तियां हैं और जितने भी इसके अंदर स्तंभ हैं, उनको आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, जैसे अगर इसके अंदर देखा जाए तो 3 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 क्रॉस 3, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? अवयव की कोटि कहते हैं, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये अवयव की कोटि अपने क्या बताती है? ये बताती है कि किसी अवयव के अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ठीक है, और उसके अंदर टोटल अवयव कितने हैं, अगर ये पता करना है तो आप इनकी गुणा कर दीजिए। जैसे 3 × 3 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 9 आ जाएगा। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कुल अवयव। ठीक है, इसी तरीके से इसके क्या हो जाएगी हमारे पास? कोटि। कोटि निकालने के लिए पहले हमें लिखना होता है पंक्तियों की संख्या और फिर स्तंभ होगी। तो इसमें कितनी पंक्ति है? 1 2 3 और स्तंभ 1 है, तो इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 1। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी? 1 क्रॉस 4। ठीक है, ये होती है अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं
अब ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कोई एक ऐसा पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि आप एक ही तरीके से हम जो है उसको सब कुछ उसी में आ जाए, यानी कि इसका जर्नलाइजेशन हम कैसे करेंगे, व्यापक रूप कैसे लिखेंगे हम, आवयु का व्यापक रूप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आवयु का व्यापक रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी ये इसके अंदर अवयव लिखे हैं इनको आप जो है चर की तरह ले लो कुछ, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे पास ये है, इसको हम कहते हैं ए ए ए ए, ये तो सारे सेम सेम हो गए। तो इनको अलग करने के लिए हम इसमें लिखते हैं कि ये जो अवयव है ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है। इसी तरीके से ये जो अवयव है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का है, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का है, और ये वाला अवयव दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का है, यानी 1 2 2, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, जर्नलाइजेशन हो गया, व्यापक रूप हो गया 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का, अवयव का 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का, ये क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ए माने अवयव, बड़े चिन्ह से जो है अवयव हम दर्शाते हैं। तो ए अगर कोई अवयव है 2 गुणा 2 कोटि का, तो उसका व्यापक रूप इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का अगर हम व्यापक रूप लिखें तो कैसे लिखेंगे, उसमें जो है 3 गुणा 3 के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हमारे पास ए ए ए इस तरीके से जो है टोटल 9 अवयव होंगे, ठीक है। उसमें ये कौन से नंबर का है, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ में आ रहा है, ये वाला पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आ रहा है, ये पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। इसी तरीके से इसका नंबर कैसे डालेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, या तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 1 3 3। ये हो गया हमारे पास 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का व्यापक रूप, ठीक है जी। अब इनको भी अगर जर्नलाइज करना है और भी, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको एक लाइन में लिखना हो तो सभी अवयव के लिए सभी प्रकार के अवयव हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई जे, यानी कि जैसे ये नंबर्स आ रहे थे, ये नंबर्स आ रहे थे, ये नंबर की जगह हमने क्या ले लिया, कोई चर वैल्यू ले ली, जैसे ए ले लिया ए, तो वो क्या होगा, इसका व्यापक रूप बन गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसको और भी और छोटा करके लिखना चाहे, जैसे इसमें ये पंक्ति A11 है, 1 2 है, ये नंबर जो आ रहे हैं ना, इनको भी अगर और जनरलाइज करें तो उसको हम क्या कहते हैं, आई जे कह देंगे, यानी कि 1 1 आई जे को हमने दर्शा दिया, ये सब 2 को भी, ठीक है, और जर्नलाइज कर दिया इसको, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, तो ए बराबर ए आई जे कितना कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का, तो ये और जो है जर्नलाइज हो गया। बाकी ये काम आएगा ज़्यादा, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है 3 गुणा 3 कोटि के अवयव है और 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, 1 गुणा 1 का, तो वो तो एक ही अवयव होगा उसमें, तो ठीक है, A11 होगा बस, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है व्यापक रूप हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम कुछ, तो चलिए अब देखते हैं अवयव के प्रकार। सबसे पहले हमारे पास स्तंभ अवयव, तो स्तंभ अवयव क्या होता है, तो स्तंभ जैसा होता है, ठीक। तो इसमें आपको साफ साफ दिखेगी, इसमें एक अवयव 2 3 4 काफी सारे अवयव हो सकते हैं, तो पंक्तियां तो इसमें काफी सारी है, लेकिन स्तंभ एक ही है। तो स्तंभ अवयव किसे कहेंगे, स्तंभ, यानी कि n क्रॉस n होता है ना कोटि, तो उसमें जो n होता है वो स्तंभ ही होता है, यानी कि पंक्तियां तो बहुत सारी है, पंक्तियां तो बहुत सारी है, लेकिन स्तंभ एक ही है, m क्रॉस n, पंक्ति क्रॉस स्तंभ, यानी स्तंभ एक ही, पंक्ति बहुत सारी है। तो स्तंभ अवयव किसमें है, जिसकी कोटि m क्रॉस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव क्या हो जाएगा, जिसमें पंक्ति तो एक ही है, पंक्ति जैसा जो दिखता है, पंक्ति तो एक ही है, लेकिन स्तंभ
कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम क्या जिसकी कोटि एक क्रॉस एन स्तंभों को मैं से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ग ये काफी इंपोर्टेंट, ठीक है। वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव जैसे वर्ग बन गए सिंपल स्क्वायर 1 2 3 4 स्क्वायर बन जाए इस तरीके से, ठीक है। या और भी हमारे पास है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी एक वर्ग वर्ग बन गया इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम क्या बनाएंगे, इसमें साफ साफ दे देंगे जी, पंक्ति तो है 2 और स्तंभ भी है, उसमें कितने 2, इसमें पंक्ति है 3, इसमें स्तंभ भी है कितने 3, यानी कि वो अवयव जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है उस अवयव को क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी कोटि m क्रॉस m या m क्रॉस n हो, यानी कि m और n बराबर है, ठीक है। यहाँ पर m बराबर n, तो उसको हम क्या करेंगे, वर्ग अवयव। नेक्स्ट हमारे पास है विकर्ण। विकर्ण, ये विकर्ण क्या होता है, जिसके विकर्ण पर तो कुछ संख्याएं लिखी हुई हो, बाकी सब क्या हो 0। Incoming voice call from Lucky on Simgeo. तो विकर्ण अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे 1 2 बाकी सब जगह 0, ठीक है। और तो विकर्ण अभी हमारे पास होता है जिसके मुख्य विकर्ण, 2 विकर्ण है ना, एक ये वाला इस वाले विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण पर कुछ संख्या लिखी हुई हो और बाकी सब जगह क्या हो 0, ऐसे अभी हम क्या कहते हैं, विकर्ण अभी कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अदिश अदिशाल, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होता है, उदाहरण देखो, वो अवयव जिसके मुख्य विकर्ण पर सेम संख्या लिखी हुई, जैसे 2 2 2, बाकी सब जगह क्या है 0, ठीक है। और उदाहरण इसके और उदाहरण हो सकते हैं जैसे √3 0 भी हो सकता है। तो ये इस तरीके हमारे क्या हो जाएगी, अदिश अवयव हो जाएंगे जिसके विकर्ण पर मुख्य विकर्ण पर सेम संख्या लिखी है और बाकी सब जगह 0, समझाएंगे अदिश अवयव, ठीक है जी। नेक्स्ट है तत्सम अवयव। इकाई अवयव, ठीक है जी। तो जैसे कि नाम से पता लग रहा, जिसके मुख्य विकर्ण पर 1 हो बाकी सब जगह क्या हो 0, उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम अवयव, इकाई अवयव कहेंगे। तो इस तरीके के हमारे पास क्या हो जाएंगे, अवयव के प्रकार हो जाएंगे, ये काफी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, जिसके सभी
अवयव शून्य हो, उस हम क्या करेंगे, शून्य अवयव है। तो ये हो गया हमारे पास अवयव के प्रकार। ठीक है, चलिए अब कुछ एनसीईआरटी प्रश्न करते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला प्रश्न है हमारे पास, ये अवयव दिया गया है और इसमें पूछा है कि अवयव की कोटि क्या है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है इसमें, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है, तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 4। ठीक है, और अगर अवयव की संख्या निकालनी है टोटल तो आप इनकी जगह गुणा करो, 3 चौक 12। ठीक है, गिन भी सकते हैं। अब और क्या है, अवयव पूछ सकता है कि भाई A13 पे कौन सा अवयव है, A33 पे कौन सा अवयव है, A24 पे कौन सा अवयव है। ठीक है, जैसे 13 का मतलब है पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हमारे पास कौन आ रहा, 19। ठीक है, 33 पे कौन सा अवयव है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3, तीन पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 2 3, यानी कि ये -5। इसी तरीके से आप इनको भी निकाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी कोटियां बताइए। ठीक है जी, और इसके और भी क्वेश्चन है, जैसे किसी अवयव में 13 अवयव है तो कोटियां बताइए, 18 है तो कोटियां क्या क्या हो सकती है। तो ये काफी आसान है। 24 वाले के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोटियां क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आंसर ही लिखा जाएगा। इसका मतलब कोटियों का मतलब है आप ऐसे कितने प्रकार के अवयव बना सकते हैं जिनमें जो है 24 अवयव आ जाए। ठीक, पहला हम बना सकते हैं 1 क्रॉस 24 वाला, यानी कि एक पंक्ति और 24 स्तंभ। यानी कि इसका मतलब है कि आपने कुछ इस तरीके का अवयव बनाना है। इसमें एक पंक्ति है कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का है, और इसमें जो है 1 से लेकर 24 तक की संख्याएं लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें पंक्ति तो एक ही है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 24 है। जैसे जैसे कोटि की होगी 1 गुना 24। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 2 गुना 12 भी कर सकते हैं। ये भी कोटि हो सकती है, यानी कि आपने 2 पंक्तियां बनाई हो और 12 स्तंभ ले लियो तो 24 अवयव आ रहे हैं। ठीक है, ये वो क्या बन सकता है, 3 गुना 8 भी बन सकता है, 3 गुना 8 के 24 होता है। ठीक है, 4 गुना में भी बन सकता है, ठीक है, ये बन सकता है। और इसका उल्टा करेंगे तो भी बन जाएगा। जैसे इसके लिए अगर हम देखें तो 24 गुना 1, 24 क्रॉस 1, इसके लिए 12 क्रॉस 2, इसके लिए 8 क्रॉस 3, और इसके लिए 6 क्रॉस 4। तो टोटल जो है इतनी कोटियां बन सकती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास 8 कोटियां बन सकती है। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास 8 कोटियां बनी। 24 अवयव है अगर किसी अवयव में, उसकी कितनी कोटियां होंगी, 8 कोटियां उसकी जो है पॉसिबल है। और वो कौन कौन सी है, वो ये रही। ठीक है, इसी तरीके से हम 13 के लिए निकाल सकते हैं, 18 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, 13 के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 के लिए, तो 13 के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिन्हें गुणा करके 13 आ जाए। सिंपल सी बात है, एक तो हो जाएगा आपका 1 गुणा 13, एक हो जाएगा आपका 13 गुणा 1, बस, और कुछ भी नहीं। तो उसकी कितनी कोटियां है हमारे पास, 2 ही कोटियां हैं इसकी, 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। इस तरीके से आप 18 के लिए निकाल सकते हैं, निकाल लेना। ठीक, इसका एक और शॉर्टकट भी है कुछ, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ यही बताना है कि कितनी कोटियां संभव है, तो आपको क्या करना है, इस 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, वही कोटियों की संख्याओं के बराबर होगा। यानी कि इसके कितने गुणनखंड है टोटल, इसके जितने गुणनखंड होंगे वही आपकी कोटियों की संख्या होगी।
ठीक है। गुणनखंड का मतलब ये कितनी संख्याओं से कटता है, 24। तो ये हमारा 1 से भी कट सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, ठीक है जी, 8 से, 12 से, 24 से, 8 संख्याओं से कट सकता है। यानी कि इसके कितने गुणनखंड है, 8 गुणनखंड है, और वही इसकी कोटियां हैं। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है टोटल गुणनखंड निकालने का। किसी भी संख्या के अगर कुल गुणनखंड आपको निकालने हैं, टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड अगर निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास जैसे 24 है, सबसे पहले आप इसके क्या ले लो, अभाज्य गुणनखंड ले लो। अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 हो गया, ठीक है, और 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य, ठीक है। अब इसके टोटल गुणनखंड अगर आपको निकालने हैं, तो ये जो पावर आई है, ये जो पावर आई है, ये जो पावर आई है, आप इस पावर में 1 बढ़ा दो 4, और इस पावर में आप क्या बढ़ा दो 1 बढ़ा दो 2, यानी कि दोनों क्या कर दो गुणा कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, यानी कुल गुणनखंड आ जाएगा। कुल गुणनखंड ये हमारा क्या होता है, कुल कोटियों की संख्या। ठीक, इसी तरीके से अगर 13 वाले का निकालना हो तो 13 के लिए हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड 13 ही है, 13 की पावर 1 करेंगे, उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 2, अब 2 ही कर जाएगी कोटे। इसी तरीके से आप जो है 18 का भी निकाल लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, और उसके अवयव जो है कुछ इस तरीके से है, तो उसकी रचना करनी है। ठीक है, यानी कि वो अवयव बनाना है। ठीक है, काफी सिंपल है। तो 2 गुणा 2 कोटि का अगर कोई अवयव है, तो उसके अंदर टोटल कितने अवयव होंगे। अगर कोई 2 गुणा 2 कोटि का अवयव है, तो उसके अंदर टोटल 4 अवयव होंगे। कौन कौन से, A11, A12, A21, A22, तो वो चारों निकाल लेंगे हम, और अवयव के अंदर रख देंगे, तो वो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो जैसे A11 निकालते हैं, यानी कि I का मान इसमें 1 है, J का मान भी 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1 1 स्क्वायर बटा 2, यानी कि 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटा 2, 2 है। ऐसे हम निकाल लेंगे A12, A12 के लिए I का मान 1, J का मान 2, 1 2 बटा 2, और ये है इसका स्क्वायर, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। इसे हम निकाल लेंगे A21 सेम आएगा वही 9 बटा 2, और A22 हमारा आ जाएगा I का मान 2 और J का मान 2 है, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर बटा 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 करेंगे तो 8। तो हमारे पास जो अवयव बनेगा ये A, तो A हमारे पास आ जाएगा A11 की जगह क्या रखेंगे, 2 1 2 की जगह रखेंगे 9 बटा 2, यहाँ पे 9 बटा 2, और यहाँ पे हमारा 8, तो ये हमारे हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसके लिए भी निकाल सकते हैं, और इसके लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक 3 गुणा 4 अवयव कोटि का अवयव है, और वही हमें जो उसकी रचना करनी है, उसके अवयव कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब 3 गुणा 3 को 4 कोटि अगर कोई अवयव है, तो उसके अंदर टोटल कितने अवयव होंगे, 3 चौक 12, 12 कौन कौन से होंगे, 3 पंक्ति ऐसा कुछ होगा। हल इस तरीके से हम कर सकते हैं, माना अवयव A 3 क्रॉस 4 का बनाना, यानी कि 3 पंक्ति रखनी, A1 1 1 2 1 3 1 4 स्तंभ रखने, 2 1 2 2 2 3 2 4, A31 3 2 3 3 3 4, तो ये उसका जो है व्यापक रूप आ गया हमारे पास 3 गुणा 4 वाले। ठीक है, तो
अगर उसकी रचना करनी है तो हमें इन सब का मान निकालना पड़ेगा, इन 12 के 12 का मान जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं। A11 कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। A11 कैसे मिलेगा आपको? 1/2 माइनस 3i का मान क्या है? 1 प्लस j का मान क्या है? 1, ये मिलेगा आपको। तो 3 का 3 माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 को जब मोड में से निकाल लेंगे तो 2 निकलेगा, और उस 2 को 2 से काटेंगे तो 1। ठीक है, A12 ये निकालते हैं। 1/2 माइनस का 3, i की जगह क्या आ जाएगा? 1, j की जगह 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1, और माइनस का 1 जब मोड में से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है 13, 1/2 माइनस का 3, i की जगह क्या आएगा? 1, j की जगह 3 है, तो माइनस का 3 प्लस का 3 तो क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है 14, 1/2 i का मान 1, j का मान है 4, तो माइनस का 3 प्लस का 4 तो क्या होगा? 1, और बटा में 2 भी है, 1/2। ठीक है जी, नेक्स्ट है इधर निकाल लेंगे A21। A21 कैसे निकलेगा? 1/2, और मोड के अंदर हमारे पास है माइनस का 3 गुना i का मान है इसका 2, और प्लस का j का मान है 1, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 2 या 6 माइनस का, और प्लस का 1 यानी कि 5/2 आएगा। माइनस का 5 है ना, मोड में से बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2। ठीक है, नेक्स्ट A22 1/2 माइनस 3 गुना 2 प्लस 2, 3 दूनी 6, माइनस का प्लस का 2 तो माइनस का 4 बचा। माइनस का 4 मोड में से बाहर निकलेगा तो प्लस का 4, प्लस के 4 को जब 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट है A23, 1/2 माइनस का 3, 2 की जगह 2 ही है हमारा, i का मान 2 है, और j का मान हमारे पास है 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस का 3, तो माइनस का 3 मोड में से बाहर आएगा तो प्लस का 3, 3/2। नेक्स्ट है A24, 1/2 माइनस का 3, a का मान हमारे पास 2 है, j का मान हमारे पास 4 है, 3 दूनी 6 और 4, यानी कि माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 मोड में से बाहर आएगा तो प्लस का 2, और उस 2 से 2 काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है जी, ये 4 और रहेंगे, तो उसके लिए जो है मैं इधर से मिटा देता हूँ। A31 दिख रहा होगा, A31 तो 1/2 माइनस का 3, i का मान इस बार क्या है? 3, प्लस j का मान है 1, तो हमारे पास क्या जाएगा? 3 क्या प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8, मोड में से बाहर आया प्लस का 8, प्लस का 8/2 यानी 4। A32 1/2 माइनस का 3, i का मान 3 प्लस का 2, 9 माइनस का प्लस का 2 माइनस का 7 यानी कि 7/2। A33 1/2 माइनस का 3 गुना 3 प्लस 3, 3 क्या 9 में से 3 गया तो माइनस का 6, मोड में से बाहर आया प्लस का 6, 6/2 यानी कि 3। A34 1/2 माइनस का 3 गुना 3 प्लस का 4 यानी कि 3 क्या 9 प्लस का 4 माइनस का 9 प्लस का 4 यानी माइनस का 5 बचा। माइनस का 5 मोड में से बाहर आएगा तो 5, और बटा में 2, 5/2। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास अभी अब आ गए, तो अब हम वो जो हमने अभी माना था एक वो लिख देंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे
अतः ए अवयवी बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 0 1/2 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 और 5/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें नीचे से थोड़ा कट गया था तो अब जो है पूरा दिख रहा है। ठीक है, सब इधर लिखा हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा जो है दोबारा बता देता हूँ। कोटि हमने कैसे निकाल ली थी, गुणा करके 24 आना चाहिए। तो 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 और 4 गुना 6। अब इसका उल्टा कर देंगे तो टोटल हमारे पास 8 कोटि। ठीक है, इसी तरीके से 13 के लिए 1 गुना 13 और 13 गुना 1, तो 2 ही तरीके हैं। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी टोटल? 2 कोटि। ठीक है, अब ये डायरेक्ट अगर ये नंबर अपने को निकालना है, संख्या अगर निकालनी है तो उसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप जो है उस जितने भी अवयव है उसके आप कुल गुणनफल निकाल लो, यानी कितनी संख्या से बढ़ रही हो। उसका तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले आप उसके अभाज्य गुणनफल निकाल लो। जैसे 24 2 की पावर 3 3 की पावर 1, तीन पावर को 1 बढ़ा दो और फिर उनको गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि वो संख्या जितनी भी संख्याओं से कटती होगी उतनी सभी संख्या आ जाएंगी और वो ही किसके बराबर होगा? हमारा कोटि के बराबर होगा। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है, मतलब इस तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से करना है नोटबुक में। बस ये शॉर्टकट तरीका है जानने का। ठीक है जी, और इधर ये नीचे से कटा हुआ था, ये काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीकरण में दे रखे हैं, ठीक है, और इनमें से x y z के मान निकालने हैं। तो काफ़ी आसान है। तो जैसे तुलना करनी है अपने को बस, तो हम यहाँ लिखेंगे आलू तुलना करने का। ठीक है, तुलना करते हुए साफ साफ पता चलेगा कि 4 है y का मान, 3 है z का मान और x का मान है 1। तो हम यहाँ पे लिख दें x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे? इसमें हमारे पास है, यहाँ से समीकरण बना लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। माना x प्लस वाई बराबर समीकरण है और x गुणा वाई बराबर 8, तो 2 के बराबर ही और 5 प्लस z बराबर 5। यहाँ से तो डायरेक्टली मान आ जाएगा, z का मान आ जाएगा 0। अब इन समीकरण में 1 कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से 1 में मान रख दो। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान अगर हम रखेंगे तो 8/x x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे? x की बटन की जगह 8 x बराबर 6। ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x और ये कराएगा तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण सोल्व कर लेंगे। 10वीं क्लास में खूब करिए। गुणा करने का 8 आना चाहिए और जोड़ने का अपने क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आएगा? ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भाई, ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़े तो 6 आ जाए और गुणा करे तो 8 आ जाए। 4 दूनी 8, 4 और 2 6, तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा। यहाँ पे x का मान आ जाएगा 4 और
y का मान 2, ठीक है। या फिर या ऐसा भी तो हो सकता है कि x का मान 2 और y का मान 4, जरूर थोड़ी कि ऐसे 4 x 2 भी, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, ये काफ़ी आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम इनको जो है समीकरणों की तरह लिख लेंगे। प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण एक्स प्लस जेड बराबर 8, समीकरण 2, वाई प्लस जेड बराबर समीकरण 3। तो एक्स प्लस जेड का मान, एक्स और जेड का मान इधर है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 2 से समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। एक्स प्लस जेड की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो वाई प्लस 5 बराबर 9, वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 4, ठीक है। अब वाई का मान आप रख दो समीकरण 3 में, तो जेड का मान आ जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। तो जब यहाँ रखेंगे वाई का मान 4, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो जेड का मान आ जाएगा 3, ठीक। अब इसका मान आता है तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 5 और x का मान आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ये पूछते हैं, ये भी इसी तरीके से है, ABCD की जो है मान निकालने हैं उसमें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण बना लेंगे, ए माइनस बी बराबर -1 समीकरण और 2ac 2a प्लस सी बराबर समीकरण 2, 2a माइनस बी 0 के बराबर समीकरण, ठीक है। और 3c प्लस बी बराबर 13, ये हो गई समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 3 से आसान से लगी, समीकरण 3 से हम क्या कह रहे हैं, 2a माइनस बी बराबर 0 है। तो 2a या हम कह सकते हैं ये b उधर जाएगा, तो b बराबर क्या बचेगा 2, ठीक। तो इसका मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर b की जगह 2a रख देंगे, तो a माइनस b की जगह 2a बराबर -1, उधर बचेगा माइनस का, इधर बचेगा माइनस का 1, तो a का मान आ जाएगा, ठीक, ठीक। अब इसका मान आप रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, c का मान आ जाएगा 3, ठीक है। अब c का मान आ गया तो इसका मान रख दो आप 4 में, तो d का मान मिलेगा आपको समीकरण 4 में रखने पर 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13, 3 के 9, d का मान क्या आ जाएगा 13 में से 9 गया 4, ठीक है। a का भी आ गया, c का आ गया, d का, b का नहीं। तो b का मान निकालने के लिए आप यहाँ रखो समीकरण नंबर 3, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मान a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 2 गुणा 1
माइनस बी बराबर 0, बी का मान है 2। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक अवधि है हमारे पास और वो वर्ग अवधि है, तो उसमें m और n का मान क्या होगा? ये वर्ग अवधि वो होता है जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभों की संख्या समान होती है, यानी कि ये पंक्तियाँ और ये स्तंभ है, यानी कि m और n क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे, इसमें इसका होगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो x और y के तीन मान के लिए ये दोनों युग्म क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो वे युग्म समान होंगे, तो हमने मान लिया समान है, x y के मान निकालते हैं यहाँ से, तो इनको समीकरण में बना लेंगे। मान 3x + 7 = 0, तुलना करके समीकरण है। ठीक है जी। और एक ये भी y + 1 यहाँ से जो आ रहा है x का मान -7/3, यहाँ से आ रहा है 7। ठीक है, नेक्स्ट है 2 - 3 बराबर 4। तो x का मान आ जाएगा, Incoming voice call from Shukla Ji on Simgeo. Incoming voice call from Shukla Ji on Simgeo. Incoming. तो x के दो मान आ रहे हैं, एक तो यार एक यार, और अब बताइए जी समीकरण 1/3 से स्पष्ट है कि -7/3 बराबर नहीं है -2/3, तो इसलिए जो है x के यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालने का जो है संभव नहीं है, तो उसका उत्तर क्या होगा, एक्स वाई के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते या संभव नहीं है, जो भी ऑप्शन ज्ञात नहीं किया जा सकता या नहीं ये जा सकते। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक 3 × 3 कोटि ऐसे कितने अवयव की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1। ठीक है, ये आसान है। 3 × 3 कोटि का हमारे पास अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितनी पोजीशन है, टोटल प्रविष्टि कितनी है, 9 प्रविष्टि। ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है, या तो उसके अंदर जो अवयव है या तो 0 है या 1 है या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कितने अवयव बन सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे हम बना लेंगे एक अवयव के सब में 0 0 रख दो, एक अवयव तो ये बनता है। ठीक है, और कौन सा अवयव बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। एक अवयव बन जाए कि आप जो यहाँ पर तो 1 रख दो, बाकी सब 0 0 रख दो। ठीक है, और कितने बन सकते हैं, और बहुत सारे बन सकते हैं, 0 हो या 1 हो या दोनों हो, ऐसे बन सकते हैं। ऐसा बन सकता है कि सारे में 1 1 हो, ये भी बन सकता है। ठीक है, और हमारे पास बन सकता है कि 0 हो 1 हो 0 हो 1 0 0 1 0 1, इस तरीके से बन सकता है। ऐसे जो है बहुत सारे बन सकते हैं। टोटल कितने हैं, तो ये जो क्वेश्चन है हम क्रमचय की सहायता से कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो समझने के लिए जो बताया। इसमें जो टोटल 9 पोजीशन है, 9 प्रविष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक पोजीशन पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प है। तो ये 11th क्लास में कराओ कुछ ऐसा क्रमचय वाला, 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे कितनी चॉइस है हमारे पास? 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, तो 2 चॉइस है। यहाँ पे कितनी चॉइस है? 2। इधर भी कितनी चॉइस है? 2। इधर 2। ऐसे टोटल हमारे पास 2 चॉइस है। इन टोटल हमारे पास क्या बने? कुल अवयव की कुल संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 की पावर 9, यानी कि 500 वर्ग। ठीक है जी।